हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के चैनल सहज सीखो में, जहां आप सीखते हैं सहजता के साथ। तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं CGABO पेपर 2 की सीरीज़ को। यहाँ पर हम लोग जो यूनिट 1 सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 1 जो दिया है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा का आधार, उससे रिलेटेड न्यू वीडियो आई है जिसमें हम लोग MCQ सीरीज़ कंप्लीट कर चुके थे, मीनिंग कंप्लीट कर चुके थे, डेफिनेशन कर चुके थे। लेकिन अभी हम लोग एजुकेशन की मीनिंग से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिए हैं। वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में कुछ एस्पेक्ट्स हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसको अभी डिस्कस करना बाकी है। तो पुराने एस्पेक्ट्स को हम रिवीजन कर लेंगे और बाकी का आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए लेकिन उससे पहले पिछली वीडियो में MCQs क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था उसका लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन था। तो चलिए पहले देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन ऐसा था कि गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना किस पूर्ण भारतीय राष्ट्रपति के न्याय की कमेटी रिपोर्ट कहलाती है। तो अगर आपको याद होगा, बुनियादी शिक्षा जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें गांधी जी ने ये रिपोर्ट प्रेजेंट की थी, और इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करते वक्त उनका साथ किन्होंने दिया था, तो उसमें आया था डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो थर्ड इसका ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं किस किस ने इसका आंसर सही दिया था। तो अ वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यशवंती खूटे, सुमन वर्मा एंड दीपाली सिंह। थैंक यू सो मच आपका कमेंट करने के लिए। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन फील होती है। ये शायद आपको जितने भी हम नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं, ऐसे नोट्स शायद आपको अवेलेबल कहीं और नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी कोई स्पेसिफ़िक बुक नहीं में बनी है इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और शायद ही ऐसा कोई कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल भी नहीं है। तो अगर आपको मेरे एफ़र्ट्स थोड़े से भी पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन ज़रूर फील होती है, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर के आ सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग MCQs क्वेश्चन से। यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चंस दिए हैं, MCQ 1, 2 एंड 3, जिसमें आपके क्वेश्चंस दिए हैं। उसके अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन अगर आंसर्स नहीं पता है तो ये वीडियो लेक्चर ओवर होने के बाद आप इसके आंसर्स ज़रूर दे देंगे, और तब उसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप इसकी नेक्स्ट कंटिन्यूड वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें हम इन क्वेश्चंस के आंसर डिस्क्लोज़ कर देंगे, तो आप वहाँ से भी आंसर रिसीव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, विच लैटिन वर्ड मीन्स टू ड्रैग आउट। लैटिन वर्ड, एजुकेशन का जो लैटिन वर्ड है उसमें ड्रैग आउट वर्ड का मीनिंग क्या है, मतलब ड्रैग आउट वर्ड मीनिंग है किसका। तो ये आपके ऑप्शंस दिए हैं। सेकेंड है आपका क्वेश्चन, एटमोलॉजिकली द टर्म एजुकेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, विच इफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है, ई तक ऑप्शन है, आपको करेक्ट आंसर इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज वर्ड्स मीन्स टू ट्रेन। ट्रेन मीनिंग का अर्थ क्या है, मतलब कौन सी, इसमें जो 5 ऑप्शंस दिए इसमें से किसकी मीनिंग टू ट्रेन है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर, और उसके बाद आप यही क्वेश्चन के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा आंसर। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है मीनिंग ऑफ एजुकेशन थ्रू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपके टोटल आपके इसमें 5 एस्पेक्ट्स दिए हैं, मतलब एजुकेशन मीनिंग आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग क्या क्या मीनिंग है, और उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे कि इटिमोलॉजिकली या इटिमोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग या शाब्दिक अर्थ के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मीनिंग क्या है। तो इसकी मीनिंग अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये आपको, अगर हमने पिछली क्लास में आपको याद होगा, तो इसमें संस्कृत शब्द में इसको क्या कहा जाता है, लैटिन वर्ड्स में इसकी क्या मीनिंग है, तो ये सारी इसमें आ जाएगी। नैरो एस्पेक्ट, नैरो एस्पेक्ट मतलब एजुकेशन की मीनिंग नैरो सेंस में क्या है, संकुचित अर्थ में इसकी मीनिंग क्या है। वाइडर या ब्रॉडर आपका एस्पेक्ट्स में इसकी मीनिंग क्या है, व्यापक स्तर पर। एनालिटिकल
एस्पेक्ट्स में इसकी मीनिंग क्या है, विश्लेषणात्मक अर्थ में एजुकेशन की मीनिंग क्या है, और एक्चुअल सेंस में क्या एजुकेशन की मीनिंग है, जो वास्तविक अर्थ है। तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, इटिमोलॉजिकल एस्पेक्ट या शाब्दिक अर्थ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मतलब जो एजुकेशन वर्ड है उस शब्द से कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है और क्या इसकी मीनिंग है। इसमें लिखा है शिक्षा शब्द, जो शिक्षा वर्ड है हिंदी का, वो वर्ड जो है वो संस्कृत के शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगाकर बनता है, जिसका अर्थ होता है सीखना व सिखाना। अगर आपको MCQs क्वेश्चन याद होंगे तो ये क्वेश्चन आया था आपका कि एजुकेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो इसमें आपका राइट आंसर था सीखना व सिखाना। तो यहाँ से ही वो क्वेश्चन बना है। अगर आप एकदम डीप में अगर ये सब पढ़ लेते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्या लिखा है इसमें, शिक्षा शब्द जो है हिंदी का, जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत भाषा से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, रूट वर्ड क्या है, शिक्ष शब्द या शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगा करके शिक्षा बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना व सिखाना। सेकेंड पॉइंट आपका दिया है एजुकेशन जो कि एक लैटिन वर्ड है। एजुकेशन वर्ड की मीनिंग जो है लैटिन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, उसको हम लोग एडुकेटम कहते हैं। एडुकेटम, ये ऑप्शन भी आपने MCQs क्वेश्चन में ज़रूर देखा होगा। तो एडुकेटम एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग एजुकेशन से निकलती है। तो एडुकेटम वर्ड की मीनिंग, प्रॉपर मीनिंग क्या होती है, जैसे कि हमने शिक्ष और अ प्रत्यय लगा करके जो शिक्षा बना उसका मेन मीनिंग होता है सीखना व सिखाना, वैसे ही एडुकेटम वर्ड की मीनिंग क्या है अगर स्पेसिफिकली आपसे कोई पूछता है तो आप लिख सकते हैं एक्ट टू टीच या एक्ट टू ट्रेन। ठीक है, ट्रेन करना या टीच करना, ये एडुकेटम होता है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट आपका ये एडुकेटम वर्ड जो है ये कैसे आया है, तो ई प्लस ड्यूक, ये भी हमने उसमें बताया था आपको। ई का मतलब होता है अंदर से या मूवमेंट फ्रॉम इनवर्ड्स टू आउटवर्ड, मतलब अंदर से बाहर की ओर मूवमेंट होना। ठीक है, मतलब आप इनर क्वालिटीज़ को बाहर विकसित करना, बाहर की ओर लाना। विकसित करना है ड्यूक में, आगे बढ़ाना टू डेवलप, ये है ड्यूक में। क्लियर होगा आपको। देखिए एजुकेशन वर्ड जो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड एजुकेशन की मीनिंग जो है वो लैटिन वर्ड में है एडुकेटम, और एडुकेटम वर्ड की स्पेसिफिक मीनिंग क्या है, टीचिंग, हाँ, या टू टीच और टू ट्रेन। ठीक, अब एडुकेटम वर्ड किन दो शब्दों से मिलकर के बना है, तो ई प्लस ड्यूक, और ई का अर्थ होता है मूवमेंट फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, और ड्यूक का मतलब होता है टू डेवलप, मतलब आप अंदर से जो भी आपकी इनर क्वालिटीज़ हैं उनको डेवलप करना, बाहर की ओर विकसित करना, ये होता है। ठीक, नेक्स्ट ये दो जो नीचे वर्ड्स दिए हैं ये भी लैटिन वर्ड से ही निकल के आए हैं। इसमें लिखा है एडुकेयर या एडुकेरी, दोनों सेम है, दोनों की मीनिंग भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन वर्ड का आप एक स्पेसिफिक वर्ड की मीनिंग आप अलग अलग देखेंगे। एडुकेयर का मतलब होता है केयर, विकसित करना। ठीक है, विकसित करना मतलब आपका आ जाएगा टू नरिश, और टू ब्रिंग अप मतलब बाहर की ओर ना बढ़ाना, ब्रिंग अप। ठीक, टू नरिश पालन पोषण करना, टू नरिश और टू ब्रिंग अप, ये आपका एडुकेयर आ जाएगा। एडुकेयर ये भी सेम है, इसका मीनिंग होता है शिक्षित करना। देखिए हिंदी में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इंग्लिश के वर्ड समझिएगा, आप दोनों की मीनिंग एकदम ईजिली इसको याद करिएगा। एडुकेयर क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड की मीनिंग आती है शिक्षित करना, टू ड्रैग आउट बाहर की ओर लाना, टू ड्रैग आउट, टू ब्रिंग फॉर्थ मतलब आगे की ओर लाना। ठीक है, तो ये किसका आएगा, एडुकेयर। तो मीनिंग आप लोग क्लियर हो जाएगा आपको सारे की मीनिंग। अब नेक्स्ट हम लोग एस्पेक्ट्स देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नैरो एस्पेक्ट या नैरो सेंस में एजुकेशन की क्या मीनिंग होती है। देखिए अगर नैरो सेंस में अगर हम कहें या संकुचित अर्थ क्या होता है शिक्षा का, तो आप इजीली कह सकते हैं जो भी स्कूल में एजुकेशन मिलती है वो हमारा संकुचित अर्थ है।
या जो भी कॉलेज में मिलती है या जो भी यूनिवर्सिटीज़ में मिलती है, वही हमारा संकुचित अर्थ है शिक्षा का, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी तो शिक्षा होती है। लेकिन अगर हम लोग नैरो एस्पेक्ट देखेंगे तो आपका स्कूली शिक्षा को या विद्यालयी शिक्षा को हम लोग संकुचित अर्थ कहते हैं, एजुकेशन का। अब नैरो एस्पेक्ट्स में आपके पॉइंट्स क्या क्या लिखे हैं? इन दिस एस्पेक्ट एजुकेशन इज़ प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस। मतलब यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही प्लान रहता है कि क्या पढ़ाना है, ऑर्गेनाइज्ड भी रहता है किस प्रोसेस से पढ़ाना है, और फॉर्मल तरीके से पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जो एजुकेशन डिलीवर किया जा रहा है पहले से ही प्लान रहता है। होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इसमें लिखा है इट इज़ इम्पार्टेड इन पर्टिकुलर प्लेस लाइक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़। इन डिफरेंट स्कूल्स में, डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब एक प्रॉपर प्लेस की रिक्वायरमेंट होती है नैरो एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन में। मतलब जो आप नैरो एस्पेक्ट मतलब आप कुछ एक स्पेसिफिक एरिया में ही आप उस एजुकेशन को डिलीवर कर रहे हो, ये कहता है नैरो एस्पेक्ट। इसमें कहा जाता है एक सिलेबस जो कि ऑलरेडी फिक्स रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई भी टॉपिक पे पढ़ा रहे हो, आपका एक प्रॉपर सिलेबस रहेगा, उस प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नॉलेज डिलीवर करनी है। नेक्स्ट है इसमें इन दिस एस्पेक्ट एजुकेशन इज़ लिमिटेड टू क्लासरूम। यस, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर प्लेस में है, उस प्लेस मतलब उस क्लासरूम के अलावा हम लोग कोई भी नॉलेज नहीं गेन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू नैरो कॉन्सेप्ट, ठीक है। नैरो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है ये, क्योंकि अदरवाइज़ आप वाइडर कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो इसकी मीनिंग अलग हो जाएगी। क्लियर होगा आपको ये मीनिंग। अब इसमें क्या लिखा है, ये एक शॉर्टर टर्म एजुकेशन है। क्यों? क्योंकि अगर आप फर्स्ट क्लास में हैं या आप स्कूलिंग कर रहे हैं तो 1 to 12 तक ही आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप नहीं पढ़ सकते। ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 2 साल का होगा। ऐसे करके आप एक फिक्स ईयर डिवाइडेड रहते हैं एजुकेशन के। कायदे से देखा जाए एजुकेशन को हम लोग बाउंड नहीं कर सकते एक ईयर पर, लेकिन नैरो एस्पेक्ट में क्योंकि ये पूरा स्कूल या कॉलेज पर डिपेंड करता है तो इसीलिए इसमें ये लिखा है इट इज़ अ शॉर्ट टर्म एजुकेशन। लेकिन अब इसमें आप याद कर सकते हैं, अगर यहाँ पर ये स्कूल के एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है तो ये पूरा इसमें इम्पॉर्टेंट रोल किसका है? एक टीचर का। जो भी वो चाहे डिलीवर करना एजुकेशन में वो डिलीवर कर सकता है। तो दिस एस्पेक्ट इज़ डिपेंड अपॉन ऑन टीचर्स। किस पर डिपेंड करता है? टीचर्स पर। मतलब यहाँ पर से एक वाइटल रोल है किसका? टीचर का। टीचर अगर नहीं है तो वो नॉलेज कौन डिलीवर करेगा? ठीक है, तो इसलिए डिपेंडेंट प्रोसेस है। किस पर डिपेंड है? टीचर पर डिपेंड है। ठीक, होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। नैरो एस्पेक्ट मतलब आप लोग क्लियरली सोच सकते हैं सिर्फ विद्यालयी शिक्षा, ये क्वेश्चन भी MCQs में आ चुका था। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग वाइडर एस्पेक्ट्स देख लेते हैं या ब्रॉडर एस्पेक्ट क्या है एजुकेशन का। अब हम लोग इसमें ये क्लियरली कह सकते हैं ये स्कूल की एजुकेशन से ही रिलेटेड नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली शिक्षा है। मतलब हम लोग कहते हैं ना सिर्फ स्कूल की एजुकेशन को हम लोग शिक्षा नहीं कहते। अगर स्कूल की एजुकेशन को हम लोग शिक्षा कहते हैं तो वो नैरो एस्पेक्ट में कहते हैं। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहते हैं। तो ये अगर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस की अगर बात कर रहा है तो ये वाइडर एस्पेक्ट की बात की जा रही है। तो इसमें कहा है ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। इंडिपेंडेंट मतलब किसी पर डिपेंड नहीं है। हो सकता है कि वो टीचर हो सकता है वो फैमिली हो सकता है वो सोसाइटी हो सकता है वो मीडिया ही क्यों ना हो, सिनेमा क्यों ना हो, कुछ भी हो सकता है, वो डिफरेंट चीज़ हो सकती है, हम किसी पे डिपेंड नहीं हैं। तो ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट है इसमें हियर एजुकेशन कैन बी ग्रास्प फ्रॉम एवरीवेयर फ्रॉम द इन्वायरमेंट के कोई भी प्लेस से आप एजुकेशन को ले सकते हैं, ग्रास्प कर सकते हैं। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता, उसमें आपका स्पेसिफिक सिलेबस होता है, फिक्स सिलेबस लिखा था उसमें, इसमें आपका कोई सिलेबस नहीं होता। इसमें यह भी लिखा है लाइफ इज़ एजुकेशन एंड एजुकेशन इज़ लाइफ इन इटसेल्फ। मतलब एजुकेशन मतलब पूरी लाइफ भर आप एजुकेशन मतलब आप शिक्षा रिसीव कर सकते हो, ग्रास्प कर सकते हो।
होप आप लोग को मीनिंग क्लियर हो रही होगी। शाब्दिक अर्थ में शब्दों को बताया गया और उसको आपको याद करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नैरो एस्पेक्ट से भी क्वेश्चन आया है, लेकिन आपको समझना है नैरो एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है। स्कूली शिक्षा को कहा गया है। वाइडर एस्पेक्ट मतलब लाइफ लॉन्ग ये प्रोसेस चलता रहता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका? एनालिटिकल एस्पेक्ट। एनालिटिकल एस्पेक्ट का मतलब होता है विश्लेषणात्मक अर्थ क्या है इसका। तो क्या है इसका अर्थ? अगर हम लोग इसको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में देखें या डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखते हैं, तो पहला है आपका सोशोलॉजिकल प्रोसेस मतलब सामाजिक प्रक्रिया। समाज में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे एक बच्चा नई नई चीज़ें सीखता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि हम जहाँ रहते हैं हमें अब वहाँ की लैंग्वेज सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चों को। बच्चे उस चीज़ को सुन करके ही उसका रिपीटिशन करके सीख जाते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों को मदर टंग सिखाने की कभी भी ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपने एटमॉस्फेयर से, अपने सराउंडिंग से ईज़िली उस लैंग्वेज को सीख लेते हैं। जैसे फॉरेन में इंग्लिश स्पोकन को कोई नहीं सीखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के एटमॉस्फेयर में ही वो, उनके पेरेंट्स ही वो लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो वो इजीली प्रोनाउंस कर लेते हैं। हमारे इंडिया में जो नॉर्थ इंडियंस हैं वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज मदर टंग है, तो वो ईज़िली उस चीज़ को सीख लेते हैं। साउथ इंडिया में वो उनकी लैंग्वेज है तमिल, तो वो मदर टंग ईज़िली सीख लेते हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपका सामाजिक प्रक्रिया का। नेक्स्ट है आपका डायनेमिक प्रोसेस, गतिशील प्रक्रिया। गतिशील प्रक्रिया मतलब ये कंटिन्यूअस चलने वाली है, कभी रुकती नहीं। अगर आपको पिछली वीडियो का याद होगा तो हमने आपको बताया था कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? जॉन एडम ने दिया है। जॉन एडम को हमने कैसे आपको याद दिलाया था? हमने आपको एक ट्रिक के थ्रू इसको याद दिलाया था कि डायनेमिक मतलब इवोल्यूशन से ही हमने आपको कनेक्ट किया था एडम एंड ईव, और एडम से हमने बताया था ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? जॉन एडम ने। होप आपको वो वीडियो याद होगी। अगर याद नहीं है तो आप इसको जा कर के एक बार चेक भी कर सकते हैं, और नहीं भी याद है तो आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। डायनेमिक मतलब इवोल्यूशन, चेंजेस, इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन मतलब स्टार्टिंग में जब हमारे सृष्टि की जो शुरुआत हुई थी तो हमने एडम और ईव से इसकी शुरुआत हुई थी, और वहाँ पर हमने एडम वर्ड से इसको कनेक्ट किया था। जॉन एडम ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। तो इसमें क्या कहा गया है? एजुकेशन इज़ नॉट अ स्टैटिक प्रोसेस, इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस विच डेवलप्स द चाइल्ड। एक बच्चे को डेवलप करता है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन एंड टाइम। जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे ही बच्चों में नई नई चीज़ें, चेंजेस आते रहते हैं, वो नई चीज़ें सीखते रहते हैं। जैसे पहले के ज़माने में, पास्ट में बच्चों को मोबाइल नहीं आता था, लेकिन आज पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे ज़्यादा उसको अच्छे से फ्रीक्वेंटली उसको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, तो उनकी एजुकेशन भी चेंज हो रही है। नेक्स्ट है आपका बायपोलर प्रोसेस। अगर आपको याद होगा बायपोलर प्रोसेस किसने दिया था? द्विमुखी प्रक्रिया। तो ये किसने दी थी? ये भी आपका एडम ने ही दिया था। जॉन एडम ने ही इसको ये कॉन्सेप्ट भी दिया था। तो अकॉर्डिंग टू जॉन एडम उन्होंने कहा था बायपोलर एजुकेशन है, मतलब यहाँ पर 2 पोल्स कहे गए हैं। एक तो टीचर हो गया, दूसरा आपका चाइल्ड हो गया। ये सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। थर्ड आपका दिया है ट्राइपोलर प्रोसेस, त्रिमुखी प्रक्रिया। ये किसने दी है? जॉन डी ने इसको बताया है। क्या कहा है? एजुकेशन इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्शन बिटवीन एडुकेटर, एडुकेंड एंड द सोशल एनवायरनमेंट। तो इसमें 3 प्रोसेस या तीन पर्सन का इन्वॉल्वमेंट रहता है। फर्स्ट आपका एजुकेटर मतलब द टीचर, एडुकेंट मतलब स्टूडेंट, एंड द थर्ड सोशल इन्वायरमेंट। अच्छा, यहाँ पर अगर सोशल इन्वायरमेंट आता है, सामाजिक वातावरण आता है, तो भी आप यही लिखेंगे। नेक्स्ट, अगर आपका क्वेश्चन आता है पाठ्यक्रम से रिलेटेड, तो भी आप यही लिखेंगे। ठीक है, मतलब जॉन ड्यू ने ही इस कॉन्सेप्ट को दिया है। थ्री पोलर से ट्राइपोलर प्रोसेस कहा है।
लास्ट आपका दिया है मल्टीपोलर प्रोसेस, मतलब बहुमुखी प्रक्रिया। तो उनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जहाँ से आप, ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर स्टूडेंट और देखिए सबसे पहले बायपोलर आया। बायपोलर में कहा गया कि टीचर और एक स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाद में देखा गया नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। उसके लिए वो दोनों किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए एक पाठ्यक्रम होना चाहिए या समाज का वातावरण होना चाहिए जिस पर उन लोग बातें करेंगे या डिस्कस करेंगे, इसीलिए ट्राइपोलर आया। नेक्स्ट के बाद ये देखा गया कि मल्टीपोलर में, मतलब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है टीचर स्टूडेंट और एक सोशल या एक पाठ्यक्रम की ज़रूरत हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट क्या क्या है, फॉर्मल एजुकेशन हो सकती है, इनफॉर्मल एजुकेशन है, या नॉन फॉर्मल वेज हो सकते हैं जहाँ से हम लोग टीचिंग या एजुकेशन ग्रैस्प कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं मल्टीपोलर को, थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो इसमें कहा गया है फॉर्मल मतलब फॉर्मल मीनिंग हो जाता है सिमिलरली स्कूली शिक्षा या विद्यालयी शिक्षा को जो भी हम लोग कहते हैं वो हमारा फॉर्मल में आ जाता है। मतलब यहाँ पास टीचर स्टूडेंट के बीच में जो भी पढ़ाई होती है वो, जैसे कि इसमें लिखा है थ्रू कॉलेज, स्कूल्स और यूनिवर्सिटी, जैसे नैरो एस्पेक्ट था वैसे ही इसमें प्रॉपर एक सिलेबस रहता है, उस सिलेबस पर उन लोग डिस्कस करते हैं। एक प्रॉपर प्लेस रहती है, वहाँ पर उन लोग डिस्कशन करते हैं। रिजिड होता है फॉर्मल, ठीक। नेक्स्ट आपका है इनफॉर्मल में हमने बताया था वाइडर कॉन्सेप्ट, मतलब फैमिली में सोशल मीडिया हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, रेडियो हो सकता है, सिनेमा हो सकता है, जहाँ से आप नॉलेज गेन करते हैं, ये आपका वाइडर एस्पेक्ट हो जाएगा। नॉन फॉर्मल, ये थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट लग रहा है। नॉन फॉर्मल का मतलब क्या हो सकता है, ऐसी एजुकेशन जो कि आप डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू लेते हैं। मतलब बहुत बार ऐसा होता है, जैसे आजकल ऐसा हो रहा है, ज़रूरी नहीं है टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो, आप डिस्टेंस में या ओपन स्कूल्स में के थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं। आपको वहाँ से सिलेबस भेज दिया जाता है, आप उसको पढ़ करके आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये सब आएगा आपका नॉन फॉर्मल, जो कि फॉर्मल नहीं है। मतलब फॉर्मल के बाद, फॉर्मल में आपको प्रॉपर क्लास जाना पड़ेगा, नॉन फॉर्मल में आपको क्लास नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन सिलेबस रहता है। हाँ, इसमें जो फॉर्मल में आपका है उस फॉर्मल में आपको रिजिड है, लेकिन आपका जो नॉन फॉर्मल है ये फ्लेक्सिबल है। और आपका इनफॉर्मल किस में आएगा, इनफॉर्मल आएगा यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते। मीनिंग आपको समझ में आ रहा है। फॉर्मल में आप कहेंगे ये रिजिड रूल्स हैं, यहाँ रिजिड मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, ठीक, रिजिड रूल्स हैं। नेक्स्ट आपका दिया है नॉन फॉर्मल में आपका आ जाएगा फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल रूल्स हैं। लेकिन फॉर्मल में आपका आ जाएगा, यहाँ पर कोई रूल्स नहीं होते हैं नॉलेज गेन करने के लिए। अब इसमें देखिए डिस्टेंस लर्निंग समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट दिया है देयर इज़ फ्लेक्सिबल ऑफ करिकुलम, टाइम शेड्यूल, मतलब यहाँ पर लिबर्टी रहती है आप टाइम शेड्यूल की, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, प्लेस ऑफ एजुकेशन, ये सब चीज़ की आपको लिबर्टी दी जाती है। थर्ड पॉइंट है इट इज़ नॉट नेसेसरली रिक्वायर्स डेली टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन लाइक फॉर्मल एजुकेशन। जैसे फॉर्मल एजुकेशन में टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होना, डेली होना रहता है, नेसेसरी रहता है, लेकिन इसमें इट इज़ नॉट कंपल्सरी और इट इज़ नॉट नेसेसरी। क्लियर हो गया होगा मल्टीपोलर प्रोसेस में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, इटिमोलॉजिकल मतलब शाब्दिक अर्थ, सेकंड आपका था नैरो संकुचित अर्थ, थर्ड आपका था वाइडर कॉन्सेप्ट व्यापक अर्थ, फोर्थ आपका ये वाला था एनालिटिकल प्रोसेस, और अब हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल एस्पेक्ट। मतलब हमने डिफरेंट पढ़ लिया, लेकिन एजुकेशन की एक्चुअल में क्या, वास्तविक इसका क्या अर्थ है। तो हम लोग अगर कायदे से देखा जाए तो स्कूल की जो शिक्षा है उसको भी शिक्षा मानेंगे, लेकिन जो आउट ऑफ स्कूल है, मतलब स्कूल के बाहर की जो भी शिक्षा है, जैसे जो हम लोग होल लाइफ जो हम सीखते रहते हैं, वो भी इसमें आ जाता है। तो एक्चुअल मीनिंग में अगर हम एजुकेशन की देखते हैं तो आपका नैरो भी आ जाता है, वाइडर भी, दोनों इसमें आ जाएंगे। होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे तो अब हम लोग को ये मीनिंग के साथ सारे आंसर्स भी याद आ जाएंगे। तो अब आप लोग को इनका आंसर्स को कमेंट बॉक्स पे करना है, तीनों के आंसर, फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज़ थर्ड। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे अगर थोड़ा एफर्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।